नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लिए सबसे बड़ा नारा बन चुका है खेला होबे। तो बीजेपी की ओर से कहा गया पश्चिम बंगाल में ना खेला होबे ना तमाशा होबे, केवल विकास होबे। दरअसल बिहार विजय के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कह दिया था कि वो अपने कार्यकर्ता की मौत से कितने नाराज है और वो जनता मत लेकर बंगाल में हो रही कार्यकर्ता की मौत का जवाब देंगे। तो अमित शाह ने भी कह दिया था कि बंगाल की जनता को आपने कांग्रेस को मौका दिया, कम्युनिस्टों को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया, एक बार भाजपा को मौका दीजिए, हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों का अभियान तेज हो गया है। मुकाबला सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने कमान संभाल के रखी हुई है, तो वहीं बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री व गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कैंपेनिंग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी से जहां एक एक कर कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उन्हें अपने पाले में खींचकर अपना पक्ष मजबूत करने में लगी है। प्रदेश की 294 विधानसभा सीट पर 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव होंगे और उसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए जिस तरीके से बड़ा नारा बन चुका है खेला होबे, तो बीजेपी का नारा है विकास होबे। तो देखा जाए तो ये मुकाबला है कि खेला होबे वर्सेस विकास होबे। तो यही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे में हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी हमारे साथ मौजूद है। आप में से नितिन बारोट जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से हितेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शुरुआत आपसे करते हैं प्रशांत जी। हमेशा देखा जाता है जब भी कोई चुनाव होता है, खास करके विधानसभा चुनाव, यानी नए नए तरीके के स्लोगन हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी ने खेले होबे क्या बोला कि यहाँ से बीजेपी ने उनको जवाब दे दिया कि विकास होबे, और ये भी बोला गया कि दीदी खेला नहीं होबे सेवा होबे, यानी कि जनता की सेवा करेंगे। क्या लगता है कि मतलब इस बार बीजेपी बंगाल पर फतेह कर पाएगी या नहीं? माँ माटी और मानुष की धरती से जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं, खेला होबे की बात आज हो रही है। मैं उससे भी पहले आपको ले जाता हूं कि उसका ट्रेलर 2019 की लोकसभा इलेक्शन में जब हो चुका था, जो बंगाल का जो श्रृंगार रस है और वो श्रृंगार को उस तरीके से व्यक्त किया गया था, एक्सप्रेस किया गया था, लाठी बल्लम खून खराबा आग तोड़ फोड़ हमला धावा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में शांति से इलेक्शन हुआ था। सिर्फ बंगाल में आप देखो तो वेस्ट बंगाल में बहुत ही अफड़ा तफड़ी मच चुकी थी। और तब कहाँ गई थी ये माँ माटी मानुष वाली बात। सो बीजेपी को मैं उस तरीके से अप्रिशिएट करता हूँ कि दो में से 18 पे पहुंचे। 42 में से 18 एमपी आज बंगाल में बीजेपी के हैं। देखिए ये वर्ल्ड बहुत ही छोटा है और इसकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्री, जो पॉलिटिशियंस की जो प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो लिमिटेड है। प्रोडक्शन लिमिटेड आता है। जिस किसी भी पार्टी को कहीं से भी पॉलिटिशियन चाहिए तो उनमें से ही लेना पड़ता है। आज की तारीख में बंगाल में जो देख रहे खेला होबे वर्सेस विकास होबे, बंगाल की जनता ने, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बोल दिया कि लेफ्टिस्ट को देखा, कम्युनिस्ट को देखा, कांग्रेस को देखा है, टीएमसी को 10 साल से देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फ्लो जा रहा है तो पूरा मतलब बंगाल वर्सेस इंडिया जैसा अगर माहौल हो, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप पूरे 6 महीने से बंगाल के इलेक्शन को पूरा ट्रैक करो तो जिस तरीके से टीएमसी के विधायकों का टीएमसी से निकलना, जो एक टाइम पे सीएम के कैंडिडेट हुआ करते थे, वो आज बीजेपी के खेमे में बैठे हैं। मतलब उनके क्लोजेस्ट में क्लोजेस्ट जो शुभेंदु अधिकारी, यहाँ ऊपर आप देख लो राज्यसभा में तो मिस्टर दिनेश त्रिवेदी, वहां से शुरू करो तो काफी सारी पूरी फौज इस तरफ लाइन लग चुकी थी, वो बीजेपी के खेमे में आके बैठी है। बीजेपी 3 सीट पे है
और 3 से उनको बहुमत की और अगर जाना है 147 पे, तो 3 से 147 कैसे जाएंगे, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी को आप देख लीजिए कि एक एक आदमी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और पूरी बीजेपी, जेपी नड्डा की वहां रैलियां हो रही है, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं कि पश्चिम बंगाल में पहले अमित शाह के ऊपर भी हमला हो चुका है, डेफिनेटली शर्मनाक। तो जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, तो बंगाल की जनता, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो अशांति फैली हुई है वो बीजेपी वर्सेस टीएमसी में फैली हुई है। अगेन उसको आप ट्रैक करो तो अभिषेक बैनर्जी के घर पे ईडी सीबीआई की रेड होना, ये पूरा मतलब आज की तारीख में जो 30 सीट के लिए जो इलेक्शन है कल, उसमें से लास्ट ईयर का आप देखो 2016 में 30 में से 27 टीएमसी के पास थी, 2 कांग्रेस के पास थी, कहीं भी बीजेपी नहीं थी। लेकिन उसका रिवर्स देख लो, 2019 में लोकसभा में ये 30 सीट जो है उसमें 8 लोकसभा सीट आती है, 8 में से 5 सीट बीजेपी के पास है और 3 टीएमसी के पास है। तो कहीं ना कहीं अभी ये फाइट बीजेपी वर्सेस टीएमसी, बाकी कोई कहीं दिखता ही नहीं है, ना कांग्रेस दिखती है, ना लेफ्टिस्ट मतलब कम्युनिस्ट दिखते हैं। आम आदमी पार्टी शायद इस बार कहीं बंगाल में खड़े नहीं किए प्रत्याशी कहीं पर भी। तो ओवरऑल अभी मैं अगर डीप में थोड़ा आ जाऊं तो जो कैंपेन जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में जो बॉलीवुड जो होता है उसको अभी हम मुंबई से शिफ्ट होके बंगाल में जाना पड़ता है। वो जो जिस तरीके से नौटंकी चल रही है, कैंपेनिंग में नौटंकी देख लो, वो शाब्दिक मतलब जो वो वॉर शुरू हो चुका है, वर्ड वॉर, शाब्दिक जो टिप्पणियां एक दूसरे के ऊपर कर रही है। एक तरफ उत्तराखंड के सीएम तीरथ कुमार जी किसी लड़की को मतलब वो जो उसने जीन्स पहना हुआ है, जीन्स की कैपरी वो फटी हुई थी, ऐसे शब्द के उच्चारण कर रहे हैं। और उसी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी ममता बनर्जी को के बरमूडा पहन के आने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो जिस तरीके से माहौल जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सब जगह बौखलाहट बढ़ चुकी है। बीजेपी को तो अप्रिशिएट इसीलिए करना चाहिए कि उनकी स्ट्रगल दिख रही है कि कहीं ना कहीं हमको सत्ता लेनी है, सत्ता के लिए जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। यस, ये बात श्योर है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने जितनी भी स्कीम्स लगाई है, जैसे माँ कार्ड, हम जो माँ कार्ड के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जो आयुष्मान कार्ड की बात करें, वो वेस्ट बंगाल में रुकी हुई है, वहां पर मतलब दीदी ने उसको एंटरटेन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को सेंट्रल की स्कीम्स की योजनाएं शायद नहीं मिल रही होगी, तभी आज की तारीख में जो पोल आ रहे हैं, प्री पोल जो हमने भी कहीं देखे हैं, वो 50-50 पे जा रहा है कि 294 में से 140 बीजेपी, 140 टीएमसी। तो ये जो बैलेंस जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में तो दिख रही है। अभी देखो आगे में टाइम के क्या होता है। अभी 8 चरण में इलेक्शन है, कल सिर्फ 30 के लिए है, और उसमें जो इलाका है वो प्योर SC ST और कहीं उसकी मुस्लिम वोटर्स भी वहां पर ज्यादा है। पूरे बंगाल में 27% वोटर्स मुस्लिम है। तो दीदी ने भी जिस तरीके से उनका झोंक लिया, पहले लगा था कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को वो अट्रैक्ट करना चाहती है। जो दीदी जय श्री राम के नारे से भड़क रही थी, वो आज स्टेज से मंत्रोच्चार कर रही है, शिव स्तुति लगा रही है, कहीं कलमा पढ़ रही है। श्री राम से दुर्गा माता को कंपेयर करके बड़ा बताने की मतलब काफी राजनीति है वो अलग स्वरूप ले चुकी है बंगाल में। तो आपका क्या कहना है हितेश जी, जब बात हो रही है बंगाल की, तो भाजपा के जितने कार्यकर्ताओं की मौत हुई, तो प्रधानमंत्री ने बिहार में जिस तरीके से भाजपा को जीत मिली थी, उस जीत के जश्न में ही कहीं ना कहीं नाम लिए बिना ही अंदेशा दे दिया था कि ये जो कार्यकर्ताओं की मौत जो जगह पर हो रही है, ये लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता। और उन्होंने ये भी स्पष्ट कह दिया था कि लोग मतलब तंत्र का जब देश है तब जनता ही उसको जवाब देगी। यानी इस बार बंगाल की जनता के मत से ही ममता दीदी को हराना है। शिल्पा जी, मैं एक बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आपने और प्रशांत भी ने बताया कि भी कांग्रेस की सरकार भी देखी, ममता की सरकार भी देखी, और ममता कहाँ से आई, तो तृणमूल कांग्रेस कहाँ से आया जी? कांग्रेस से निकलने के बाद एक जन आंदोलन से आया, और ममता की जो पार्टी थी वो एक जन आंदोलन वाली पार्टी में से टीएमसी बनी जी। भारतीय जनता पार्टी है वो एक केडर बेस्ड पार्टी है, और केडर बेस्ड पार्टी उस तरह से उसके वर्कर जिस तरह से चुनाव आते हैं या चुनाव नहीं होते, फिर भी वो लोगों के बीच में रहने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ उनका जो नाता रहता है, उनके लिए जो कार्य करना होता है, वो हमेशा पब्लिक के बीच में रहते करते हैं। और 2014 में जैसे प्रशांत भी ने बताया, जिस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज से 10-15 साल पहले आप देखो तो एक दो राज्य को छोड़ के कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको नहीं दिखती थी जी। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, जो अमित भाई जब वो अध्यक्ष थे तब उन्होंने जिस तरह से पार्टी के लिए मेहनत की और हर एक राज्य में जाके उन्होंने वर्कर को एक चार्ज किया, वर्कर को पार्टी के लिए लड़ने के लिए और पार्टी के लिए काम करने के लिए जो उन्होंने एक प्रेरणा दी, उसी के रूप धीरे धीरे आज पूरे भारत में कई राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखती है। और वो एक कार्यक्रम जो 2014 से प्रधानमंत्री ने दिया, फिर वो आयुष्मान कार्ड हो या गैस के बोतल देने की बात हो, खेडूतों जो किसान है किसान को 2000 रुपया देने की बात हो, तो ये सीधा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहीं भी उसने कट मनी कोई भी ले जाए उसकी जगह डायरेक्ट जो बेनिफिशियल्स है उसके लिए जो स्कीम्स बनाई है वो हमेशा उसके अकाउंट में जाए, उस तरह से जो काम किया है। और आज जिस तरह से ममता दीदी कहीं बोलती है कि भाई गुजरात में ही बदले दूंगी क्योंकि वो घबरा रही है, गुजरात का विकास, गुजरात का जो मेडल डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी के शब्द याद आ गए। मोदी जी ने ऐसा कहा था कि हमारी जो नीति है वो डीबीटी की है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और उन्होंने ये भी तंज कसा था कि बंगाल में टीएमसी की नीति है, यानी कि टीएमसी मतलब कि ट्रांसफर माई कमीशन, और हम डायरेक्ट मतलब बेनिफिट दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि उसके बाद तुरंत बाद के वे ट्रांसफर माई कमीशन में डूबे हैं, यानी कि बंगाल में ममता दीदी। तो 2 मई ममता दीदी जांचे इस बार जोर से छाप, कमल छाप। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको कि जैसे पीडीएस स्कीम चला, शारदा स्कैम चला, मेट्रो स्कैम, ये जो स्कैम्स वहां पर हुए और उसमें से ममता की एक जो छवि उभर के आई थी, उसके ऊपर काफ़ी वेस्ट बंगाल के लोगों का भी आज एक मानना अभी हो गया है कि भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बंगाल में ममता की गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से अमित शाह और प्रशांत भी ने बोला कि नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं जाके आज जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और इनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, आज आप देखिए हर जगह पर उनका जहां ना कहीं जिस तरह से उनके मंच से जब वो अपील करते हैं लोगों को बंगाल के, तो आज बंगाली को ऐसा लगता है कि भी अभी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह की नेतृत्व में सरकार अगर बनती है तो हमको फायदा हो सकता है। उसमें हमने हमारे मैनिफेस्टो में महिला से लेके किसान से लेके इंडस्ट्रियल से लेके हर एक जगह पर कहीं ना कहीं उन्हें एक डर था कि आज उन्होंने गुजरात के लिए भी बोला। और जिस तरह से टीएमसी के कल उसके नेता ने जिस तरह से बोला कि यहाँ पर 4 पाकिस्तान बन सकता है बांग्लादेश की तरह, ये भावना राष्ट्र वाली जो भावना होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी कभी ये इसको चलने नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बंगाल के अंदर अगर आपको आना है तो एक साफ सुथरा सरकार देनी होगी, लोगों को अच्छा काम की डिलीवरी देनी होगी और जो बेनिफिशियरी है उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट लाभ मिल जाए। और ये केंद्र सरकार की नीतियों से मिला है। आज उन्होंने जो बेनिफिशियरी रोकी हुए है तो भारतीय जनता पार्टी ने बोली है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की 2 मई के बाद सरकार बनेगी उसी के 1 हफ्ते के अंदर बाकी की जितनी भी स्कीम के पैसे रुके हुए केंद्र सरकार उनको सबको दिलाएगी। जो करंट का ईयर्स का तो मिलेगा, लेकिन जो रोका हुआ है करोड़ों, जैसे कहीं 18,000 करोड़ है, कहीं 5,000 करोड़ है, तो ये सब और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हम पूरा बंगाल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिर वो मछुआरों की भी समस्या होगी, स्टूडेंट्स की होगी, एमएसएससी की होगी, तो हर एक बात में भारतीय जनता पार्टी ने बजट अलॉट किया हुआ है, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से किया है। कलकत्ता और सबसे बड़ा जलपा जी, सबसे बड़ा अगर आप प्रशांत भी, मैं तो बंगाल में गया हूँ, कल्याणी में भी मैंने काफी क्रिकेट मैच जो थी तब यहाँ गुजरात से लेके खिलाड़ियों गया हूँ। वहाँ का जो पानी की समस्या है, आप पानी वहाँ पियोगे तो वो फ्लोराइड की वजह से आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम रहता है और बरसों से है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने वो भी बोला हुआ है कि अगर हम आएंगे तो प्यास के लिए या पानी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खड़ा करेंगे। 200 यूनिट तक बिजली भी हम गांव में मुफ्त भी देंगे, कलकत्ता में भी देंगे। तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट सरकार बनाएगी और मुझे
पूरा विश्वास है जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रचार की दौरा संभाली है, 2 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक और सरकार पश्चिम बंगाल से उभर के आएगी। जी नितिन जी, क्या कहना है आपका? क्योंकि ये जो अगर हम लड़ाई देखें तो वो कहीं ना कहीं मोदी बनाम ममता, यानी कि खेला होबे वर्सेस विकास होबे। जैसे कि अभी हितेश जी ने बताया कि ये जो संकल्प पत्र बाहर किया गया, उसको भी नाम दिया गया था सोनार बांग्ला संकल्प पत्र, और उसमें काफी सारी कुछ बातें कही गई। आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में कौन, ममता दीदी या फिर नरेंद्र मोदी? देखो, मैं तो आपको शुरुआत, मैं गुजराती हूँ और गुजरात से ही करूँगा कि जो संकल्प पत्र की जो बात कर रहे हैं, तो गुजरात की जनता उनको 25 साल से गुजरात में चुन के ला रही है। जनता ने पूरा उनको सौंपा हुआ है। लेकिन गुजरात के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में बात कर रहे हैं कि हम फ्री एजुकेशन करेंगे, यहाँ 6000 स्कूलें बंद कर दी। वहाँ बोल रहे हैं हम दवाइयाँ वगैरह सब चालू करा देंगे। यहाँ पे दवाइयाँ, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में कोई, अभी रिसेंटली 2-4 केस ऐसे आए हैं कि एक्सीडेंट हुआ, 50,000 की सरकार की स्कीम है, वो एडमिट होने गई, हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि बिल आपको पे करना पड़ेगा। बोला आप तो उसकी स्कीम में आते हो गुजरात गवर्नमेंट की 50,000 फ्री एक्सीडेंट वाली। बोला नहीं, हमारा पुराना वाला अभी तक बिल हमें पे नहीं हुआ तो हम ये स्कीम यूज़ नहीं करते। मतलब जो बंगला में पैसा रुका हुआ है और ये फ्री कराएंगे, तो मैं बोलूँ गुजरात से शुरुआत करो। 25 साल से गुजरात की जनता आपको चुन के ला रही है, इतना प्यार कर रही है। आप बोल रहे हो आपको अब पंचायत से लेके संसद तक आपको चुन के ला रही है, तो गुजरात की जनता क्यों बेचारी भुगते? गुजरात को तो थोड़ा मौका दे। वो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, आप ही बोलते हो सबसे ज़्यादा बिजनेस करने का मौका देते हैं, तो गुजरात की जनता को क्यों इतना मतलब परेशान कर रहे हो? गुजरात की जनता को फ्री एजुकेशन दे दो, उसको भी फ्री स्वास्थ्य दे दो। मैं यही बात करूंगा। बांग्लादेश में करना हो तो सरकार आए तब, पर यहाँ तो 25 साल से, यहाँ से शुरुआत करो ना आप। यहाँ किसने रोका है आपको? जी हितेश जी, क्या कहना चाहोगे? नितिन जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, गुजरात में 25 साल से जो सरकार है और पहले की जो सरकार थी, उसके हिसाब से जो एक डेवलपमेंट, जो ग्रोथ फास्ट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ था। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केशुभाई पटेल की सरकार हो और उसके बाद नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन और विजय भाई रूपानी, नितिन भाई की सरकार हो, जी जिस तरह से आज गांव का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफडीआई, जिस तरह से आज भी, ये साल भी पूरे इंडिया में 51% से लेकर 48% जीडीपी ग्रोथ में भी आप गुजरात को देखिए तो 17% का हिस्सा गुजरात से है। तो कहीं ना कहीं विकास हुआ है। पानी नर्मदा का जो कहीं ना कहीं अहमदाबाद से आगे या उत्तर गुजरात से आगे नहीं जा रहा था, आज सौराष्ट्र और कच्छ तक जा रहा है। लोगों को आज पंचायत से पार्लियामेंट मीन्स एक, इसी महीने, लास्ट महीने जो इलेक्शन हुआ जी, और उसी में नगर पालिका हो, चाहे पालिका हो या जिला पंचायत हो, आज तक गुजरात के लोगों ने सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं विजयी बनाया है तो ये अभी इस इलेक्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विजयी, कोई विजयी ऐसे नहीं बनाता है। आपका एक कहीं देखो, ये पब्लिक लाइफ में होता है, तोल मोल के देखना होता है कि भाई आप क्या डिलीवर करते हो, और डिलीवर करने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के पास पहुंची है, लोगों के पास कार्यक्रम लेके गई है, उनको बेनिफिट देने की कोशिश की है, चाहे फिर वो बिजली हो, पानी हो, रोजगारी हो, हर जगह पर बोल रहा हूं मैं नितिन भाई बोल रहे हैं कहीं ये एक हॉस्पिटल में कुछ हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसका बिल रोकने के पीछे ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने पुराने बिलों में कहीं हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि जो गलती से अपना बिल बढ़ा भी देते हैं और फिर वो पैसा और कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो आज गुजरात के अंदर ये जो स्कीम है, जी मैं आपकी बात समझ गई। अब गुजरात में सरकार पैसा नहीं डाल रही है, गुजरात में नहीं, गुजरात में तो चलो आप बोल रहे हो उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, ठीक है। अगर बंगाल की बात करें, जो मेन चीज अगर हम गुजरात को देखें तो बंगाल जितनी खराब परिस्थिति तो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि वहां पर मतलब बीजेपी की कार्यकर्ताओं की मौत आ जाती है, हम देखते हैं अमित शाह जाते हैं इतनी सिक्योरिटी के साथ, आज 130 से ज्यादा उनके ऊपर हमला हो जाता है। तो आज कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर कहीं वहां जिस तरह से चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज बोला है कि वहां के पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। नेशनल में जितने भी है, मींस भारत के जिस तरह से अच्छे पुलिस स्टेशन है उस लेवल के बनाएंगे, सीट की एक रचना करी जाएगी।
तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह तृणमूल से लेके बाकी लोग भी जो आए हैं, जैसे मुकुंद रॉय से लेके शुभेंदु अधिकारी बोलो, राजीव बनर्जी बोलिए, आप अशोक लहरी जी बोलिए, सपन दास गुप्ता जी बोलिए, मिथुन चक्रवर्ती, अशोक डिंडा, तो ऐसे कहीं ना कहीं आज फिल्म से लेके, क्रिकेट से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, पत्रकार से लेके कहीं ना कहीं लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको भी ये पता है कि लहर किस तरफ जा रही है। बंगाल के लोग हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, वहां पर थोड़ा प्रशांत भाई भी आपको, वो तो इतना स्पेशलिस्ट है तो इसलिए उनको पता है, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जैसे बिहार का एक बॉर्डर स्टेट है, जैसे झारखंड का है, नॉर्थ बंगाल है, यहाँ पर जो बंगाली है और जहाँ पर ये लोग बंगाल में रहते हैं वो सब कि आज हर एक लोग इच्छते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, फिर वो सिलीगुड़ी हो, चाहे दार्जिलिंग हो या पूर्णिया हो, हर जगह पर लोगों को कहीं ना कहीं इसलिए चाहिए कि हम चाहते हैं कि बंगाल के लोगों के लिए अच्छा डिलीवर हो, वहाँ पर हवाई अड्डे बने, वहाँ पर रेल जो है उसका भी विकास हो, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड से लोग एक दूसरे से जोड़े जाए, बंदरों को जोड़ा जाए, तो वहाँ की जो खनिज है उसको भी आज लोगों को वहाँ से रोजगारी मिले, मछुआरों को भी आज रोजगारी मिले, और बंगाल में कहीं ना कहीं 2-3 बार किसान लोग हैं वो खेती बना सकते हैं, तो उनका जो पैदाश है वो आज पूरे इंडिया में बिक सके, ऐसा एक माहौल खड़ा करने की भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में लोगों को वायदा किया हुआ है। प्रशांत जी क्या कहेंगे, सोनार बांग्ला संकल्प पत्र बीजेपी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की हुई है कि कहीं ना कहीं लोगों के जो मत है वो आकर्षित कर सके। इसके अलावा जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती का एक चेहरा उतारा गया और उनका काफी फेमस डायलॉग था, उस हिसाब से उन्होंने डायलॉग भी बोला कि मैं कोई झोल डोरा सांप नहीं, मैं बैल गोरा सांप भी नहीं, मैं पूरा कोबरा हूं, मैं हमला करता हूं तो सामने वाला तस्वीर बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती भी आए तो वो, अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग काफी है बंगाल में। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ये जो हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि वो इलेक्शन के समय पे जो मतलब फेमस चेहरा होता है कहीं ना कहीं वो उनके प्रचार में नजर आता है और उसका लाभ भी उन्हें दूसरे स्टेट में भी मिला है। आपको क्या लगता है कि बंगाल में कितना लाभ होगा? नहीं, देखिए बंगाल में लाभ में ऐसा है कि आज की तारीख में 3 सीट पे है बीजेपी। मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी को मैं अप्रिशिएट क्यों करना चाहूंगी, 3 से तो ज्यादा आने वाली वो फिक्स है। जो 18 एमपी, पहले 2 ही थे, उसकी जगह 18 एमपी है आज की तारीख में, तो 3 से अगर 30 पे भी जाती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन वो आज की तारीख में पोल पे 140 पे आके अटकी है। 140 मतलब नियर अबाउट मेकिंग अ गवर्नमेंट, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी वर्सेस, मतलब जो भी स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां पर वो जैसे एक सेपरेट टेरिटरी बन चुकी हो, वो ऐसा कहीं ना कहीं माहौल हमको दिख रहा है जहां पर मिक्स होता है। जैसे राजस्थान में कभी भाजपा की सरकार रहती है, कभी कांग्रेस की रहती है, एमपी में अभी बीच में कांग्रेस की थोड़ी देर आके चली गई, तो वो लोग एक मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। लेकिन जो ऐसे स्टेट है जहां पर कभी भी भाजपा की सरकार नहीं थी, वो आज तक मतलब 2014 के बाद मेन स्ट्रीम से बाहर निकल चुकी है। और जिस तरीके से आप देखो जो कैंपेनिंग हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है कि जैसे वो भारत के बाहर थे वो स्टेट, उस तरीके से पूरा कैंपेन चल रहा है। अभी बीजेपी का एक्साइटमेंट देखो, मैंने जो पहले बताया वो प्रोडक्शन फैक्ट्री वाला जो मेरा लॉजिक था वो वही था कि नए तो क्रिएट नहीं कर सकते, नए पॉलिटिशियन, नए बंदे, नए कार्यकर्ता हम ला नहीं सकते, किसी की झोले में से ही लाना है, तो टीएमसी से लाना है। तो उनका बीजेपी का एक्साइटमेंट देखो कि किसी कांग्रेस की लेडी को टिकट दे दिया, मैंडेट भी पहुंच गया उसके घर पे, तब जाके उसने बताया मैंने तो भाजपा ज्वाइन ही नहीं किया है। तो ये या तो एक्साइटमेंट है या तो एक शो है बीजेपी का कि जो कंपटीशन को, विरोध पार्टी को उसके जो साइकोलॉजिकल अटैक करना है वो अटैक के हिसाब से वो पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया। साइकोलॉजिक अटैक से भी याद आया कि बीच में ये भी देखा गया था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे एक अवसर पर, मतलब ऐसे ही सभा चल रही थी, तो वहां पर जब ममता दीदी स्टेज पर थी तब जय श्री राम के नारे लगाए गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बैठे हैं वो भी नहीं देखा और वो खड़ी हो गई और माइक से बोलने लगी कि इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है, मतलब किसी को मेहमान बना के बुलाओ तो फिर इस तरीके का व्यवहार नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कई बार कि राजनीति में, मतलब जैसे ममता दीदी का ही एग्जांपल ले ले, कई बार वो इतनी बौखला जाती है और उनका मतलब बीजेपी का जो डर है ना वो कहीं ना कहीं ममता दीदी के फेस पर आ जाता है। नहीं देखो इसमें ऐसा है,
एक चीज जरूर है कि दीदी की बौखलाहट बहुत बाहर आ चुकी है और वो दिखता है कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं उसका डिप्रेशन बाहर आता है। आज देखो व्हील चेयर, वो जो मैं बॉलीवुड वाला जो आपको एग्जांपल दे रहा था वो ही दे रहा था कि व्हील चेयर से ही पूरा जा रहा है, पूरा कैंपेन व्हील चेयर से हो रहा है। तो ये क्या मतलब ड्रामा है, फैक्ट है, वो अपने को भी पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। इसीलिए बोला कि वहां जो पूरे हर एक पक्ष को, मैं तो बोल रहा हूँ हर एक पक्ष, वहां जो कैंपेनिंग में जो ड्रामा दिख रहा है अपने को। पहले ऐसा था कि बीजेपी बोलती थी कि ममता दीदी हमला कराती है और ममता दीदी ने तो शिक्षण मार दी कि मतलब मुझ पर हमला कराया गया, और वो आप जो बोल रहे हो व्हील चेयर वाला। हाँ, तो ये और दीदी के प्रति जो भी सॉफ्ट कॉर्नर लोगों को है कि उनकी जो सिंप्लिसिटी 10 साल में उन्होंने जो किया है, बंगाल को एक सेपरेट कंट्री की तरह जो एक्ट किया है, उन्होंने एक सेपरेट कंट्री रखा है। पता नहीं मतलब इंडिया की मेन स्ट्रीम में नहीं था, उनको इंटरेस्ट नहीं था, या तो उनको पीएम बनना था और 2019 में वो जो पूरा जो गठबंधन होना था वो नहीं हुआ प्रॉपर। जो भी हुआ, आज की तारीख में बंगाल में जो हो रहा है, जो बीजेपी का एक्साइटमेंट देखो। अभी वोट शेयर की अगर बात करूं तो लास्ट टाइम टीएमसी जिस तरीके से मतलब आउट ऑफ 294 जो 234 लेके आई है, उसमें उन्होंने जो वोट शेयर पाए हैं, अभी वो वोट शेयर अगर घट भी जाता है, और बीजेपी 2 डिजिट पे भी नहीं थी, और उनकी जगह जो कांग्रेस और लेफ्टिस्ट जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके 25-30% तक आई हुई है, तो वो 9-10 जो परसेंटेज बीजेपी के हैं उसमें से 45, क्योंकि कोई भी स्टेट का इलेक्शन जीतना मतलब 45% वोट शेयर चाहिए। तो उनकी जो दीदी का जो पॉलिटिकल एडवाइजर है प्रशांत किशोर, उसने चैलेंज फेंका है कि बीजेपी 99 पे अटक जाएगी, अगर 99 से ज्यादा आएगी तो वो मैं स्ट्रेटेजिस्ट एज ए स्ट्रेटेजिस्ट बनना छोड़ दूंगा लाइफ में। और हमको पता है कि गुजरात कांग्रेस ने शायद प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं, ये भी पता है कि वो पंजाब में भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और एक समय में वो मोदी जी के भी काफी करीब रहे, वो सब जगह घूम के आए हुए हैं। तो मेरा वही कहना है, मुझे जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं और प्रशांत किशोर जिस तरीके से मतलब फूल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको रिजाइन भी करना पड़ेगा और कंसल्टेंसी छोड़नी पड़ेगी जो एडवाइजरी है। आप प्रशांत भी जो बोल रहे शिल्पा जी, मैं एक बात बताऊं कि ममता का जो एक एरोगेंस नेचर है, पहले भी कांग्रेस में भी था, कांग्रेस जिस तरह से उनको छोड़ना पड़ा, और उसके बाद आज वो कहीं ना कहीं देश में और नहीं बंगाल के लोग आज उनसे किस तरह से जो द्रोणा खड़ी हुई है कि क्या सौरव गांगुली बंगाल से नहीं है, प्रणब मुखर्जी बंगाल से नहीं है, तो हर एक लोग, टागोर जी बंगाल से नहीं है, तो हर एक लोग बंगाल से है। तो कभी इंडिया ने ऐसा नहीं बोला कि भाई आप बंगाल के हो इसलिए नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो वो आज भी बंगाल और वर्सेस इंडिया, बंगाल वर्सेस गुजरात मीन्स ये इनके दिमाग में जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से गुजरात के लोग भी आज से नहीं, जब दीदी, मैं बोल रहा हूं आपको, दीदी का अगर उनका पॉलिटिकल कैरियर एज ए यूथ कांग्रेस में जब से वो शुरू किया, उससे पहले गुजरात के व्यापारी और मारवाड़ी व्यापारी वो टाइम भी बंगाल में बिजनेस करते थे। चाय के बगीचे आज से नहीं है, 50 साल से बंगाल में है। तो गुजरात के लोगों का कहीं ना कहीं श्रेय रहा है बंगाल के डेवलप में। वहां के राजस्थान के जो मारवाड़ी है या यूपी के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं श्रेय डेवलपमेंट में हुआ है, और ये हर एक राज्य में होना चाहिए। पर जिस तरह से वो उनके घमंड में वो जिस तरह से बात कर रहती है, और कहीं ना कहीं गुजरात को हमेशा अपने टारगेट में बनाने की जो कोशिश करी है, और उसके सामने जो बिजनेसमैन गुजरात में आते हैं और उन्होंने जिस तरह से गुजरात को देखा है, मुझे इसलिए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने हितेश जी। अगर हम बात करें तो पहले ऐसा था कि मोटर यानी कि कार का जो सबसे बड़ा प्लांट था वो वहां पर पश्चिम बंगाल में था, लेकिन ममता दीदी ने पता नहीं ऐसा तो क्या किया कि उसको फिर गुजरात आना पड़ा, यानी कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री डेवलप करने में ममता दीदी नाकामयाब रही। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ जल्पा जी कि जिस तरह से आज वो टाटा आप समझो, टाटा एक इतनी बड़ी कंपनी है जिनका बहुत बड़ा योगदान वो फैमिली का भारत के अंदर आज स्वतंत्रता में, फ्रीडम फाइट में रहा हुआ है, और एज ए इंडस्ट्री भी उन्होंने इंडिया के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब वो उन्होंने कलकत्ता छोड़ के गुजरात में आने की जो बात कही, और उसके बाद वो गुजरात में आके उन्होंने वो प्लांट यहाँ पर डाला, इस हिसाब से मुझे यही बताता है कि जो एक ममता के दिमाग में जो कुछ भी बैठ जाता है एक बार, और फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं जो सोचूं या मैं जो बोलूं वही होना चाहिए, और उसी हिसाब से वो जो काम करने का जो तरीका है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से टूटी, आज वहाँ के चाहे वो फिल्म कलाकारों हो या क्रिकेटर हो
या इकोनॉमिस्ट हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की ये रैली में उभर के आते हैं, 2 से लेकर 5-5, 7-7 लोग उभर के आते हैं जब, तो ये एक सैलाब जिस तरह से दिख रहा है, वो एक हमको ये बता रहा है कि ये समय का परिवर्तन आ रहा है और हो चुका है परिवर्तन। और ये प्रशांत जी ने बोला कि वो प्लास्टर आज वो, अगर देखो ऐसा इनको जब वो इंजरी हुई तो आज तक इन्होंने वो पूरी उन्होंने मेरे पर हमला हुआ है, ये हुआ है, उसका तहकीकात करने के बाद कुछ भी रिजल्ट में कुछ नहीं आया। बट आज जो सहानुभूति लेने के लिए वो जा रही है हर जगह पर, ये बार बंगाल के लोग समझ चुके हैं ये सहानुभूति व्हीलचेयर वाली अभी नहीं चलेगी, और लोग समझ रहे हैं सब क्या हो रहा है। और जिस तरह से एक युवा धन, जिस तरह से यंगस्टर्स के दिमाग में जो बहुत ही चीजें कुछ होती है वो बहुत ही जल्दी आ जाती है उनके दिमाग में, तो वो भी समझ रहे हैं, तो सबसे बड़ा योगदान उनका भी बंगाल के परिवर्तन में होगा। जी नितिन जी, क्या कहेंगे जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं, जैसे कि मैंने कहा आक्षेप प्रति आक्षेप तो होते ही रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने ये बयान दे दिया बीजेपी के लिए कि यूपी से पान मसाले खाने वाले और तिलक लगाने वाले गुंडे को बीजेपी भेज रही है। आपको क्या लगता है किसी भी स्टेट के, जैसे कि हमने गुजरात की भी बात की ही, लेकिन राजनीति में खुद के ही मतलब देश के किसी स्टेट को मतलब इस तरीके से बोलना या वहां की लोकालिटी को गुंडा बोलना कितना उचित? नहीं, ये आपकी बात सही है। राजनीति में ये स्तर काफ़ी गिर चुका है। जैसे प्रशांत भाई ने भी बताया, ये ममता जी ने जो बताया वो तो गलत ही है, पर उनके सामने अगर एक महिला का भी एक अपमान करे कि बरमूडा पहन के घूमना चाहिए, ये बात भी कहीं ठीक नहीं है। दूसरा, अगर राजनीति की बात है तो आप काम की बात करो, काम क्या करेंगे ये बात करो, ना कि हिंदू बात करो, मुसलमान की बात करो, हम देश से अलग हो गए हैं, देश को जोड़ देंगे, क्योंकि वो तो भारत का ही अंग है, वो कहीं बाहर का नहीं है। दूसरा, वहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि सीए, एनआरआर और जो भी मतलब, तो काम की बात होनी चाहिए। ये जो चल रहा है उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका है, क्योंकि ये तो अभी इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा मारामारी बंद हो गई, नहीं तो बंगाल में जैसे मतलब युद्ध ही छेड़ा हो। एक दिन बीजेपी के 2 लोग मर गए, दूसरे दिन ये तृणमूल कांग्रेस के 2-3 लोग मर गए। तो ये जो चल रहा है ये भी गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो ये दिन मतलब इराक और अमेरिका जो उसके जो होता रहता है वैसा हो जाएगा, और ये हमारे देश के लिए और सभी नागरिकों के लिए बहुत खतरे की घंटी है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति का होना चाहिए, लेकिन पब्लिक की भलाई के लिए होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन में दिख रहा है ना, वो राजनीति का स्तर बहुत नीचे हो चुका है वहाँ। जी प्रशांत जी, क्या कहेंगे, पहले भी हमने देखा था कि जब बीजेपी को सत्ता मतलब केंद्र की जब बात करी थी, तब बीजेपी हमेशा से कांग्रेस को बोलती आई है कि परिवारवाद का मुद्दा जो उन्होंने हमेशा उठाया है कि मतलब जो भी कार्यकर्ता है जो ईमानदारी से मतलब रहते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है जब एक ही परिवार के लोग सत्ता में बैठे रहते हैं और सत्ता चलाते हैं। और यही आक्षेप हमको पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं नजर आया। पीएम मोदी ने ही कहा था कि बंगाल में लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय ममता दीदी सिर्फ अपने भतीजी की लालच पूरी करने में ही लग गई है, और कहीं ना कहीं वो बंगाल में नजर भी पहले आ चुका है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, और बंगाल में कुछ ज़्यादा हो गया था। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के घर से ये सब कुछ बरामद होना, उनके खिलाफ काफ़ी सारे मतलब लोगों का भी एक आक्रोश था कि दीदी, और ये जो शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग अगर यहाँ से आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो दिखता है कि परिवारवाद की वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि ऐसे जो कार्यकर्ता जो काफ़ी टाइम से टीएमसी के साथ जुड़े हुए, जब से बंगला कांग्रेस एक्चुअली आईएनसी के बाद, कांग्रेस के बाद उनका जो सेपरेशन हुआ उसमें एक बंगला कांग्रेस नाम का एक पक्ष भी बना था, और उसके बाद ये टीएमसी की रचना हुई थी। तो अगर पहले दिन से जो लोग पक्ष के साथ लॉयल्टी के साथ जुड़े हुए उनको कहीं ना कहीं स्पेस नहीं मिलती है, कहीं प्रेस्टीज नहीं मिलती है, तब ऐसी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो भ्रष्टाचार जो बोल रहे हैं, जो तोलाबाजी की जो बात हो रही है, परिवारवाद की बात हो रही है, तो वो बंगला में मतलब वेस्ट बंगाल में काफी सारी हद तक जा चुका था। और इसीलिए आप देखो ना जो माहौल बन रहा है, मैं कल 1-2 जगह
पर हावड़ा में और एक दो लोकेशन पे लोगों को सुन रहा था कि वो लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं, परिवर्तन, मोदी साहब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं सेंटर में, तो यहाँ भी मोदी साहब अच्छा काम करेंगे। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि जनता कुछ तो मूड में आई है कि टीएमसी के सामने उनको चॉइस मिली है। देखिए, वहां की जनता को एक चॉइस मिली है कि टीएमसी नहीं तो और कौन। आज तक लेफ्टिस्ट देखे, अब ये लेफ्टिस्ट पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट खो चुके हैं, तो लेफ्टिस्ट नहीं तो और कौन, मतलब टीएमसी नहीं तो कौन, तो बीजेपी के नाम का एक ऑप्शन मिल चुका है। तो इस बार अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन, और बीजेपी ने बहुत अच्छा नारा दे दिया है 2 मई दीदी गई, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव कर रहा है। जिस तरीके से जेपी नड्डा पहले दिन से, कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के प्रभारी है उनके, वो जिस तरीके से वहां पर रैलियां कर रहे हैं, और पिछले 6 महीने में मैं तो देख रहा हूं कि जो मैंने बताया कि ट्रेलर 2019 से शुरू हो चुका था, जब कर्नाटक का रिजल्ट आया और उसके बाद महागठबंधन की शुरुआत हुई, एक स्टेज पे 19 लोग, सब विपक्ष इकट्ठे हो चुके थे और महागठबंधन बनाने का जब ट्राई कर दिया था, तभी ये मतलब 2021 का ब्यूगल बज चुका था इलेक्शन का, और ये 2021 को टारगेट करके ही बीजेपी ने उसी दिन से शुरुआत कर दी थी। 2019 के लोकसभा में भी काफी सारा जो हमला हुआ था वो और कोई पार्टी के ऊपर नहीं, बीजेपी के ऊपर हुआ था। उसके बाद आप देखो तो सीए और एनआरसी का भी जो टारगेट था, जब लोकसभा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो वो भी दीदी को टारगेट करके बोल रहे थे कि घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया। तो सीए और एनआरसी का हमला जो था वो भी टीएमसी के ऊपर और दीदी के ऊपर ज्यादा था। उसका मैक्सिमम ऑपोजिशन जो हुआ, उसका जो मैक्सिमम विरोध हुआ, वो भी बांग्ला से ज्यादा हुआ, बंगाल से ज्यादा हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं बता रहा है। और आज की तारीख में घुसपैठियों का अगर निकले और एनआरसी की जो हम बात करें तो मैक्सिमम वेस्ट बंगाल से है। तभी आप देखो एनआरसी का मैक्सिमम विरोध दीदी ने किया था, क्योंकि वो वहां पर जो घुसपैठी आ चुके हैं उनको कन्वर्ट करा रही है, उनको इंडियन बना रहे हैं। तो कैसे, मतलब विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, सिर्फ सपोर्ट करना। एक स्पेशल कम्युनिटी कोई एक देश से हमारे देश में आ चुकी है, उनको आप लीगल क्यों बना रहे हो, कोई विदाउट एनी, मतलब तो ये पूरा जो एक सिंपैथी गेन जो दीदी कर रही है, सिर्फ सिंपलिसिटी दिखा के, लेकिन उसके पीछे अभी स्कैम देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा शारदा चीट कौभांड कहां से आया था, वहां से आया था। उसमें टीएमसी के काफी सारे एमपी फंसे हुए थे, उसके बाद भी काफी सारे स्कैम बाहर आए। अभी मिथुन चक्रवर्ती क्या है कि वो तो वहां पर हर जगह घूम के आए, ऑल पक्ष को देख के आए। आज उनका खुद का पत्ता कट चुका है बीजेपी में, उनको टिकट नहीं मिली है, उनकी टिकट का कोई ठिकाना भी नहीं है। लेकिन कभी किसी पक्ष में टिके ही नहीं है मिथुन जी का, तो ऐसा है। बिल्कुल जी प्रशांत जी, तो ये ओवरऑल अभी जो जा रहा है, आज 30 सीट का कल इलेक्शन है, 7 चरण में होने वाला है। वोट परसेंटेज मैंने आपको दिखा दिया कि 45% जो है अभी टीएमसी अगर उससे गिर भी जाती है वोट परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि ये बीजेपी जो वोट तोड़ेगी वो टीएमसी के तोड़ेंगे, वो ना कांग्रेस के टूटेंगे ना लेफ्टिस्ट के टूटेंगे। तो बीजेपी जो 10% अभी आज की तारीख में 10% पे बैठी है, वो अगर 18 एमपी की सीट इकट्ठा करे तो आज की तारीख में उसके पास 25% वोट शेयर सिक्योर है। लेकिन वो 25% जो 10 से 25 पे आई है वो टीएमसी के टूट के आ रही है। तो 25 से उनको 40-45 पे पहुंचना है, क्योंकि टीएमसी नीचे उतरेगी, बीजेपी ऊपर जाएगी, कांग्रेस और नीचे गिरेगी, तो कांग्रेस वाले जो वोट शेयर कन्वर्ट होगा वो बीजेपी में जाएगा, वो टीएमसी में नहीं जाने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में टाई का जो मतलब 42-43% वोट शेयर दोनों को अगर मिलते हैं और वो टाई का सिचुएशन आता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों की लड़ाई में लास्ट बॉल तक ये जो खेला होबे का सूत्र ममता जी ने दे दिया, यानी लास्ट बॉल तक मतलब ये तय नहीं हो पाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं आपको बताऊं दीपा जी कि जिस तरह से प्रशांत जी ने बात की कि भाई आज जिस तरह से केंद्र ने एनआरसी के लिए एक लॉ बनाया, संसद में पास हुआ और ममता जी उसके खिलाफ में वहां पर विधानसभा में उसको रिजेक्ट करने की बात की और बहुमती से करवाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने वही बोला है संकल्प पत्र में कि आने के बाद उसको हम दोबारा रिस्टोर करेंगे। और जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर एक सभा में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ के लेके चलना है। और जिस तरह से टीएमसी के वहाँ के लीडर जो जिस तरह से इलेक्शन में बंगाल में 4 पाकिस्तान बन सकता है ऐसी बात जो करता है, देश हित की बात नहीं करते, देश विरुद्ध की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देश हित की बात लेके चलता है, राष्ट्र की भावना के साथ चलता है। और इसी जो बात ऐसी बात तो होती है वो बंगाल में कहीं ना कहीं दीदी जिस तरह से उनका जो काम का एक लय है
वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। वो वाली ममता दीदी जो पहले एक फाइटिंग वाली एक ममता दीदी जो बोल रहे थे लोग, आज कहीं ना कहीं वो एक परिवारवाद में आ गया। जैसे अभिषेक की बात हुई या जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात हुई, हर एक जगह कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट की जो बात हो रही, जो केंद्र सरकार की एक स्कीम्स थी, अगर आप खुद वहां पर दे रहे हो और अगर केंद्र सरकार भी दे रहा है तो वो लोगों के लिए ना, आप लोगों को जज करने दो कि वो आप स्कीम का बेनिफिट उनको लेना है कि नहीं लेना है, सरकार तय कर रही है या तो ये बात कहीं ना कहीं उभर के जो आई है, ये बंगाल के लोगों को अब पता चल गई है और इसीलिए बंगाल 2 में दीदी का लास्ट है। नितिन जी क्या कहेंगे? ऐसे तो मतलब 294 सीटों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजर है वो नंदीग्राम पर ही टिकी हुई है, क्योंकि पहले भी हमने नंदीग्राम पे भी देखा गया था कि मतलब जिस तरीके से प्रचार की बात हो रही है, ममता दीदी स्कूटी लेकर निकल पड़ी थी और गिरते गिरते बाल वो बच गई थी। फिर भले ही वो जो कुछ भी हुआ, उनके पैर में फ्रैक्चर मतलब दूसरी तरह हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रचार में इस तरह मतलब स्कूटी लेकर निकल पड़ी थी। और बाद में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब भी उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक डाइवर्ट मार दिया है, मतलब नंदीग्राम की ओर आ गई। पहली बात तो ममता दीदी को मतलब क्या ऐसी तो सूझ आई कि उन्होंने नंदीग्राम से उम्मीदवारी रख दी और अब सबसे बड़ा जंग है वो नंदीग्राम का ही। आपको क्या लगता है किसको जीत मिलेगी नंदीग्राम? देखिए, नंदीग्राम तो ममता बनर्जी 2 जगह से चुनाव लड़ रही है जी, और वो पर्टिकुलर नंदीग्राम की बात करें तो वो एक राजकीय माहौल में वहाँ से एक दुराग्रह हट जो होती है उसको लेके वहाँ से वो चुनाव लड़ रही है। तो वो अपनी साख पे आ गई है कि भाई मैं यहाँ से जीत के दिखाऊंगी। पर मैं इससे एक और बात जो हितेश भाई ने बताई थी उसके ऊपर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज़ बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीमें हैं जो बंगाल में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। पर मैं यहाँ दूसरी बात उसके सामने बताता हूँ कि जैसे दिल्ली में दिल्ली सरकार हर घर राशन करके एक स्कीम लाई थी, जो राशन की लाइन में किसी को खड़ा नहीं रहना है, दिल्ली सरकार जनता के घर पे राशन पहुँचाएगी। ये एक कानून पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे रुकवा दिया। तो विरोधाभास है, जैसे बंगाल में सरकार की स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे हैं लोकल, मतलब ममता बनर्जी लोकल स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ दिल्ली की सरकार जनता की भलाई के लिए जो योजनाएं लेके आती है उसको रोक लगा देते हैं कि भाई नहीं आप ये चीज़ नहीं करोगे। तो ये दोहराभास और दो राय क्यों बन रही है, ये भी एक प्रश्न है। अगर एक राज्य काम करता है और दूसरा बोलता है कि हम आपकी स्कीमें यूज नहीं करेंगे, तो ये दो चेहरे दिखते हैं इसमें। लेकिन क्या लगता है नंदीग्राम में किसकी जीत किसकी हार, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ममता बनर्जी दोनों जगह से जीत जाएगी। जी ममता बनर्जी हितेश जी, हितेश जी आपका क्या कहना है? क्योंकि नंदीग्राम ममता दीदी के लिए तो सवाल है, लेकिन बीजेपी के लिए भी वो एक ऐसी जगह है कि शुभेंदु अधिकारी और उनके पिताजी जिसके वहां से सांसद है और जिस तरह से उन लोगों ने काम किया है, और सिंगूर में जो एक आंदोलन शुरू हुआ था ममता दीदी से पहले शुभेंदु अधिकारी ने वो एक जो आंदोलन है उसकी शुरुआत उनके फादर ने की थी। तो आज वहाँ के लोगों को पता है और इसीलिए हाँ ये एक चुनावी चुलबुल जैसे बोलते हैं, इन्होंने बोला कि ये प्रशांत किशोर की एक गिमिक है और उन्होंने ममता जी को लगा दिया कि ये कर दो। तो वो उस उत्साह में ममता जी ने जो बोल दिया कि हाँ मैं यहाँ पे जाके लड़ूंगी और ये कर लूंगी, तो वो एक उनका कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। लेकिन उनकी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं राहुल जी जैसी ना हो जाए। आज राहुल जी तो ऐसा है कि आप कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस कहाँ पर है, आप आसाम में जा रहे हो लेकिन आपका वहां पर एक गठबंधन, आप जहां से चुनाव लड़के आते हो वहां पर आपको सीपीएम के सामने लड़ना है। इसलिए आज जिस तरह से बंगाल में कांग्रेस कहीं ना कहीं है ही नहीं, इस तरह से जैसे प्रशांत जी ने बताया कि उनका वोट शेयर भी गिरने वाला ही है। कहीं ना कहीं आप बंगाल में जिस तरह से आपको एक तीसरी पार्टी की तरह एक मौका मिला था, बट वो कहीं ना कहीं आप अपना पहले ऐसा था कि टीएमसी से मतलब जिसको टीएमसी को नहीं देना है वो कांग्रेस को दे देती थी, मतलब तृणमूल कांग्रेस को नहीं देना था। लेकिन कहीं ना कहीं अब भाजपा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन की तरह है पश्चिम बंगाल में, और जो जिस तरीके से रैलियां निकली वहां पर जो लोगों की भीड़ थी वो ही काफी कुछ बयां कर सकती है। और अमित शाह ने भी कहा था पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान कि ऐसी रैली तो मैंने कभी नहीं देखी।
प्रशांत जी, आपको क्या लगेगा? अभी तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट होने वाला है, वो तो तय है क्योंकि उनको जो भी सीटें मिलेगी वो उनके लिए मुनाफा ही है। लेकिन नंदीग्राम की जो बैठक है उस पर आपकी क्या राय है? देखो, बीजेपी के लिए ऐसा है कि जो भी इनकम है वो पूरा प्रॉफिट है, क्योंकि 3 सीट पे ही है। उनको तो 2016 से ही कंपेयर करना है, और कंपैरिजन पिछले इलेक्शन से ही होती है हर जगह पर। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 से 282 पे आए, 2 से वो 18 पे आए, उस तरीके से 3 से जहां भी जाते हैं वो उनके लिए प्रॉफिट है। बट यस, जिस तरीके से फाइट जारी है, स्ट्रगल कर रही है, और बीजेपी जो एक्साइटमेंट दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो अगर 3 डिजिट क्रॉस कर लेती है, 100 से ऊपर जाती है और सत्ता बनाती है, तो डेफिनेटली उनके लिए तो मतलब एक पूरा स्टेट नया आ जाएगा। और इस बार जो एंट्री होगी वो धमाकेदार एंट्री हो भी, क्योंकि 77 टू मतलब 77 से वहां पर लेफ्टिस्ट की, कम्युनिस्ट की सरकार थी, और दीदी ने 2011 में वो छीन ली थी, और वो भी सिंपथी के उस आवेश में आके, मतलब लोगों से उनको सो सिंपथी मिली थी। नंदीग्राम की जहां तक बात करें, वो एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। आगे जाके ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि 8 चरण में इलेक्शन है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो भी है वो 25 मतलब ऑलमोस्ट 20 तक की है। तो हो सकता है कल उठ के दीदी कहीं दूसरी जगह से भी फॉर्म फिलअप करेगी, क्योंकि ये एक जगह उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। ये एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं ये बलून में ये हवा छूट सकती है। यस, अभी शुभेंदु अधिकारी को जो चाहिए वो सिंपैथी दीदी के सामने नंदीग्राम में टफ है, उनके लिए फाइट टफ है। हो सकता है बीजेपी कहीं अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन नंदीग्राम में शुभेंदु को बहुत ही चैलेंज आएगी, क्योंकि दीदी एग्जिस्टिंग सीएम है, एग्जिस्टिंग मतलब जो भी बोले उनके लिए भगवान है, बंगाल के लिए, बंगाल की वो टाइगर जैसी है। तो वहां शुभेंदु अधिकारी के लिए थोड़ा फाइट टफ है। बट यस, अगर वो जितना भी फाइट दे दे, क्योंकि आज तक दीदी के सामने कोई इतना टिका नहीं है, वोट शेयर से, परसेंटेज से, पार्टी के तौर पे, ये सब दोनों की फाइट में मुझे एक ही चैलेंज कहीं दिख रहा है कि अगर कल उठ के दोनों के बीच में छोटी मोटी टाई होती है और लीड दोनों के बीच में कम है, लीड इन टर्म्स ऑफ बीजेपी वर्सेस टीएमसी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के गठबंधन, क्योंकि टीएमसी फिर गठबंधन करना पड़ेगा, तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। जिस तरीके से विपक्ष इकट्ठा हुआ था, महागठबंधन हुआ था, तो सरकार अगर बनेगी इस बार तो वो खिचड़ी सरकार बनेगी। टीएमसी कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से सरकार भी बना सकती है। ये देखा गया है कि ममता जी की किसी के साथ बनी नहीं है, मतलब ममता जी हमेशा से अपनी बात इतनी स्ट्रांगली रखती आई है, और हमेशा से उनकी जो मतलब रणनीति रही है, पहले भी हमने कई बार देखा कि बात तो गठबंधन की कई बार हुई, लेकिन ममता जी की किसी के साथ जमी नहीं। जमी नहीं है। बट इस बार ममता ने भी जिस तरीके से सूत्र बनाए जाए हैं, तो ममता दीदी ने कल एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया है, श्री कृष्णा हरे हरे टीएमसी घरे घरे। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई, टाई पड़ती है, गठबंधन करना पड़ता है, तो टीएमसी कांग्रेस के साथ बैठ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस जेडीएस के साथ, जहां पर कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, जिसको एक दूसरे का बहुत ही बड़ा की ओपोनेंट माना जाता है, उसके साथ बैठ के अगर कांग्रेस सरकार बना सकती है कर्नाटक में, तो यहां पर टीएमसी के साथ बैठने में कोई इश्यू नहीं है। तो बीजेपी इसीलिए, मतलब बीजेपी को अंदरूनी पता है कि ऐसा भी माहौल बन सकता है। अगर क्लियर कट मेजोरिटी किसी और एक की बन चुकी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर टीएमसी को कुछ छोटी सी सीट के लिए अगर गठबंधन करना पड़ेगा तो दीदी करेगी, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है टिकाई रखने में, कहीं बैठने के लिए। और वो जब गठबंधन बन जाएगा तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान भी होगा ऑल वेज में, क्योंकि बीजेपी आगे 5 स्टेट में इलेक्शन है और कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन में बैठी है। 5 स्टेट में देखो तो एक ही बंगाल ऐसा है जहां बीजेपी स्ट्रांग है, बाकी चारों स्टेट में तो कहीं है ही नहीं। केरला में नहीं है, पौंडीचेरी में नहीं है, आसाम में बहुत ही मतलब थीन फाइट चल रही है। तो इस तरीके से बीजेपी को एक ही स्टेट अभी है, वेस्ट बंगाल। बाकी और यस, 2014 के बाद जो स्टेट वो जीतती आई है, तो बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी को कभी भी कोई एंट्री नहीं मिली, उनके लिए बहुत बड़ी एंट्री होगी। देखते हैं आगामी टाइम में, मतलब अगले समय में क्या होता है। लेकिन यस, जिस तरीके से जा रहा है फाइट, बहुत ही मजा आ रहा है। हम देखो आगे देखो खेल क्या होता है, क्योंकि आज तो ये पहले चरण का है, 30 सीट का ही है। अभी तो 294 में अभी 30 चली जाई तो 264 पे इलेक्शन बाकी है। जी नितिन जी, क्या कहेंगे? पहले ऐसा था कि जैसे बीजेपी की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी एक वो चेहरा कि जो चेहरे के दम पर बीजेपी को वोट मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अब की बार भाजपा की सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि उनकी मतलब पॉपुलैरिटी इतनी है।
अगर हम विपक्ष की बात करें सामने, तो कांग्रेस की ओर से अभी कोई ऐसा फेस नहीं है जिसको मतलब फेस देख के मतलब मत गिरे जाते हो। अगर जब जैसे कि बात हुई कि सारे विपक्ष एकजुट हो गए थे, तब कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर अगर चेहरा देखा जाए तो ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो या फिर रणनीति की बात हो। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल ममता दीदी हार जाती है तो कहीं ना कहीं मोदी के सामने फिर कोई चेहरा नहीं बचता। ये आपको मैं बता दूं कि अगर बीजेपी से पहले डिक्लेयर हो जाए कि अगर पश्चिम बंगाल में जीतेगा तो भी श्रेय किसका होगा और हारेगा तो ठिकरा भी किसके माथे पे फूटेगा, क्योंकि हर बार क्या होता है कि लास्ट मोमेंट अगर परिणाम में कुछ बदलाव जैसा होता है। तो मैं दिल्ली की बात करूंगा, जो दिल्ली के इलेक्शन में जैसे ही थोड़ा बहुत लगा कि भाई बाजी हाथ से जा रही है, तो उसी टाइम पे सब चेंज हो गया कि भाई नहीं, ये तो हम भाजपा सब कार्यकर्ता मिलके लड़े थे और ये उनकी अमित भाई शाह ने इनको लीड किया था, इसमें मोदी जी कुछ नहीं किया था। तो ये चीज़ें तो अभी शायद तय हो जाए तो मालूम पड़े कि एग्जैक्टली लीड कौन कर रहा है, क्योंकि फिर काफ़ी बयानबाजी चेंज हो जाती है। जी हितेश जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो जब ये मतलब बंगाल की हम बात करें तो जिस तरीके से हमला होता है, वहाँ का जिस तरीके से मतलब माहौल गर्म रहता है, उन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि दीदी के राज में जो बंगाल में हिंसा, बम, बंदूक के धमाके सुनाई देते थे, अब कहीं ना कहीं हम इस हिंसा से मुक्ति दिलाएंगे। यानी कि बंगाल में जैसे बीजेपी को लोग चुनते हैं, उनको जिताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज करने ब्रेकिंग आया हुआ है। बांकुरा में टीएमसी के दफ्तर में बम फटा है, बम ब्लास्ट हो चुका है। तो जिस तरीके से जा रहा है माहौल, वो बहुत ही खतरनाक है। ये अच्छी बात नहीं है, अपने लोकशाही के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और मैंने बोला ना कि अभी देखिए, पूरे इंडिया में पहले यूपी बिहार के इलेक्शन ऐसे गुंडागर्दी वाले होते थे। ये लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में शांति से हुआ। सिर्फ बंगाल में वो एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो बंगाल की कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी ज्यादा, और वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ था। अभी भी बांकुरा में टीएमसी की दफ्तर में ये बम ब्लास्ट हुआ है, खंडित किया गया था। हाँ जी जी हितेश जी, क्या कहेंगे आप? मतलब जब मतलब बहुत अच्छी बात है अगर बंगाल में भी शांतिपूर्ण माहौल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो टफ सिचुएशन जीतने के बाद भी तो रहेगी। तो आगे की रणनीति क्या है? अगर बंगाल में शांति स्थापित करनी है तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज बीजेपी को वहां पर करनी होगी? देखो, बीजेपी में इसलिए आज अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इसलिए बोल रहे हैं ना, डबल इंजन की सरकार। एक केंद्र में अपनी सरकार बीजेपी की होती है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। तो एक डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं इतने सरल तरीके से चलती है कि लोगों का विश्वास उसमें रहता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक केडर बेस्ड पार्टी है, एक डिसिप्लिन पार्टी है, और कहीं ना कहीं वो अगर जहाँ पर उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना होता है तो भारतीय जनता पार्टी वो स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती है। उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे पुलिस की जो पूरा गृह विभाग है उसमें अगर जो बड़े बड़े चेंजेस लाने ज़रूरी है तो वो भी करेंगे। और वहाँ पर जो बॉर्डर भी सील करनी पड़ेगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से सीट का जैसे निमणूक, जितने भी स्कैम्स बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वर्कर्स को जिस तरह से ये हत्याएं हुई है या कहीं ना कहीं कुछ घोटाले हुए, तो हर एक के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक सीट का गठन होगा और उसी के गठन के बाद उसमें से सब उभर के आएगा। तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि उसमें कोई भी आएगा, चाहे कुछ भी लोग होंगे, कितने भी लोग होंगे सीट में। आज जिस तरह से माहौल एक बंगाल के अंदर खड़ा किया जा रहा है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को एक विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और अमित शाह जी के जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने देश के हित के लिए जो कार्य किए हुए, फिर इसमें चाहे वो राम मंदिर का हो, 370 की कलम का हो, एनआरसी का हो, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं देश के साथ जुड़े रहने के लिए, देश की भावना के साथ आगे बढ़ने की बात, देश हित की बात लेके जिस तरह से चलने की भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य कर रही है, उसी के हिसाब से बंगाल के लोगों को एक प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास हुआ है। और उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन में लाएगी। जो प्रसाद जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से आज नेक टू नेक फाइट है, आने वाले और चरण जो 8 चरण में से पहला चरण कल जाएगा, बाकी के 7 चरण में एक ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा कि पूर्ण बहुमत
भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। जी आखिरी सवाल नितिन जी आपसे शुरुआत करते हैं। इस बार जैसे कि हम देख रहे हैं कि बंगाल में हमेशा से ये एक हॉट स्पॉट रहा है, जैसे कि अभी ही प्रशांत जी ने ब्रेकिंग बताई कि बम फटा, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये विधानसभा का जो चुनाव है वो काफी तंगदिली में जाने वाला है। आपको क्या लगता है? नहीं, सही बात है, क्योंकि जब से लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है तब से बंगाल में यही चीज़ चल रही है कि हर आए दिन, हर 4 दिन 6 दिन में कहीं कोई बीजेपी वाले कार्यकर्ता को मार देते हैं या फिर टीएमसी वाले को मार देते हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा रहा है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये लोकशाही के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। इसे इमीडिएटली अब दोनों पार्टी, मतलब जो भी करा रहा है या तीसरा कुछ भी, कोई भी कुछ करा रहा है, ये सब इमीडिएट बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खराब है देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए ये चीज नहीं होनी चाहिए। जी प्रशांत जी आपका क्या ख्याल है? कहीं ना कहीं ये जैसे बोल रहे प्रशांत जी भी उसमें सहमत होंगे। मैंने तो काफी टाइम से देखा है कम्युनिस्ट वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के बाद टीएमसी वर्सेस कांग्रेस और कम्युनिस्ट। जी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से एक माहौल इतने टाइम से जब हुआ रहा और उसी में एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे थे, आज से नहीं, वो कम्युनिस्ट जब थी तब भी ये थी, कांग्रेस और टीएमसी के बाद, तो ममता को कहीं ना कहीं उसमें से बाहर आने की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं इस सत्ता में उन्होंने जो उनके साथ जो कोई हुआ व्यवहार वो आज जिस तरह से करना चाहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई चीज किसी की चलाने वाली नहीं है। उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है और इस तरह से हम जिस तरह से केडर बेस्ड पार्टी है और हम उसी हिसाब से आज वहाँ पर डट के रहे हैं, रहेंगे और आने वाले समय में उसका पूरा मुकाबला भी करेंगे और आने वाले सत्ता आने के बाद इसी के सामने जो कुछ भी आज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, या कहीं ना कहीं को भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह से चली गई है जो कहीं नहीं होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब देख रही है और वहाँ के लोग भी आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या उनके साथ आ रहे हैं, इसी का ये एक वजह दिखाती है जो आज भारतीय जनता पार्टी 2 मई के बाद वहाँ पर सत्ता बनेगी। जी प्रशांत जी आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि मतलब विधानसभा का जब भी चुनाव होता है किसी भी स्टेट में खींचतान तो लगी रहती है, लेकिन बंगाल की बात करें तो जिस तरीके से मतलब हमलेबाजी होती है वो सिर्फ शाब्दिक नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से शारीरिक हमले भी कराए जाते हैं। आपको क्या लगता है ये विधानसभा का जो चुनाव है, क्योंकि एक तरफ कहीं ना कहीं ममता जी को सत्ता जाने का डर है, उनकी बौखलाहट तो हम कई बार देख चुके हैं, और सामने अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा है या अमित शाह, यहाँ से भी पूरा जोर लगाया हुआ है बंगाल को मतलब फतेह करने में। आपको क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव की ये जो जंग है वो किस हद तक जाएगी? देखो, मैंने मेरी पहली स्पीच में ही बताया था कि ये बंगाल की संस्कृति का जो एक्सप्रेशन है वही है ना, लाठी बल्लम खून खराबा, आग तोड़ फोड़, हमला धावा। तो हमला हो चुका, कल इलेक्शन है और जहां इलेक्शन है वहां टीएमसी के दफ्तर में ऐसा हुआ। अभी कैसे हुआ, किसने करवाया, इसके ऊपर थोड़ा फाइट चलेगा, आमने सामने आक्षेप प्रति आक्षेप चलेगा, ये अच्छी बात, इलेक्शन जीतने के लिए अच्छी बात नहीं। आज बीजेपी को अगर कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है बंगाल में तो एक ही रीजन है कि उसके 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की डेथ, उनकी शहीदी, मैं उनको शहीद इसलिए बोलूंगा कि उन्होंने भाजपा के लिए शहीदी दी है। उनके कस्टोडियल डेथ, उनके पीछे पड़ जाना, कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमले होना, हमले से मर जाना, तो ये जो पूरा चक्कर चल रहा है ना वो अच्छी बात नहीं है और इसके लिए ही बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो टीएमसी को भी ये समझना चाहिए, अगर वो ये पॉलिटिक्स कर रही है इसके पीछे कि जो उनके सामने आए उनको खड़े नहीं होने देना, उनको डेवलप नहीं होने देना, तो उनका ये इनडायरेक्ट उनके लिए लॉस है और बीजेपी के लिए तो जो है वो प्रॉफिट ही है। हो सकता है कल उठ के सरकार भी बना दे बंगाल में। देखिए उनकी जो एक्साइटमेंट है, उनका जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता की बहुत ही नजदीक जा रही है। तो ये टीएमसी को समझना होगा। आज पहले चरण में अगर ब्लास्ट हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहा है, तो हमको तो 8 चरण पसार करने हैं, इनमें से पास होना है, तो तब तक तो बंगाल की हालत क्या हो जाएगी और वो लेवल पे ना चला जाए कि बंगाल को रीडेवलप करना पड़े, पूरा बनाना, नया बंगाल बनाना पड़े। ये इस बार जो मैं देख रहा हूं वो आग की फाइट है, वो मतों की फाइट नहीं है, वोट की फाइट नहीं है, आग की फाइट है। जी, लेकिन सोनार बांग्ला भी तो मतलब प्रशांत जी ने जो बताया मैं उसके आगे बोल रहा हूँ कि टीएमसी ने आज कहीं ऐसी बहुत कोशिशें की
कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो फॉर्म ना भरे, उनको जिस तरह से दबाने की कोशिश की, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और विजय वर्गीस के नेतृत्व में वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से एक हौसला दिया हर एक कार्यकर्ताओं को, हर एक अपने उम्मीदवारों को पर्चा भरने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो टीएमसी जिस तरह से लेवल पे गिर के आई है, मुझे लगता है कि ये बंगाल का कल्चर नहीं है, ये बंगाली लोग जानते हैं और उसी का जवाब टीएमसी को देंगे वो लोग। जी, ये तो पर नतीजे बता ही देंगे 2 मई को कि क्या होता है। बीजेपी की ओर से तो सूत्र दे ही दिया गया है कि 2 मई दीदी गई जाते आसोल परिवर्तन आछे, यानी परिवर्तन आता है या नहीं वो तो नतीजे बता देंगे। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 8 चरणों में चुनाव होंगे, तो खेला होबे वर्सेस विकास होबे, यानी कि ये जो जंग है वो कहीं ना कहीं ममता बनाम मोदी हो गई है। बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल गए थे। उन्होंने ये भी मतलब वहां के लोगों को हौसला दिलाया है कि जिस तरीके से बंगाल में तनावपूर्ण माहौल नजर आता है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो वहां पर शांतिपूर्ण माहौल ला देंगे। और अमित शाह की बात करें तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर 5 साल के लिए हमको मौका मिलता है तो हम सोनार बांग्ला बना के दिखाएंगे। अगर दूसरी बात करें कि जिस तरीके से हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोकशाही में उचित नहीं है। कोई भी पार्टी हो, किसी का भी कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इस तरीके के हमले वो शोभा नहीं देते। ठीक है, चुनाव है, चुनाव का काम करेगी और 2 मई को पता चल ही जाएगा कि परिवर्तन आता है, दीदी की सरकार बनती है या फिर दीदी को घर पे बैठने के दिन आते हैं, वो तो नतीजे बताएंगे। और लोकशाही का देश है, यानी कि जनता जिसको मत देगी उसी की सरकार बनेगी। तो दंगल देश का मैं अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।